गुड इवनिंग एवरीवन। पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक नई वीडियो में जो आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं सीटेट जुलाई 2023। सीटेट जुलाई 2023 के लिए जितने भी शिक्षक बंधु अभ्यर्थीगण जो सीटेट जुलाई 2023 के लिए एलिजिबल हैं, जो भी इसके लिए फॉर्म भरे हैं सीटेट को पास करने के लिए, इसके लिए यह वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं पेपर 1 या फिर पेपर 2 जो भी मान लो हिंदी का जो सेक्शन होता है। आज हम लोग भाषा 1 में जो हिंदी है उसको आज इस वीडियो में देखेंगे, जो आपका 30 क्वेश्चन को इस वीडियो में करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर से लिया गया है। और सभी आप लोग जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि सीटेट को पास करना है तो आप अधिक से अधिक प्रीवियस ईयर पर जोर दीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर आपको सीटेट पास करा देगा। क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लेते हैं या फिर देख लेते हैं या फिर जैसे भी हो पढ़ लेते हैं, तो फिर आप सीटेट आपको पास करने से कोई रोक नहीं सकता। और अच्छा स्कोर करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर बहुत ही ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर भी करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको आइडिया मिलेगा किस से सेक्शन कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर बहुत ही अहम भूमिका निभाता है सीटेट के एग्ज़ाम को पास करने के लिए, और सीटेट में बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर रिपीट भी करता है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे भाषा 1 में जो हिंदी है उसका 30 क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलिए, आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 91 से लेकर के 99 तक आपका 9 क्वेश्चन आपका एक गद्यांश से आपको पूछा जाता है। एक गद्यांश पढ़ कर आपको उसको उत्तर करना होता है। तो 9 मार्क्स तो आपका पैसेज पढ़ने से आ जाएगा। फिर एक पोएम होता है जो दोनों पढ़ के आपको 15 नंबर आपका हिंदी में आसानी से आप लेके आ जाएंगे। और फिर इसके बाद आपका पेडागोजी है, यहाँ से आपका 15 नंबर। तो इस तरह से 15 नंबर और 30 नंबर आप आसानी से हिंदी में ला सकते हैं। और सीटेट के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि आप कहीं से भी ओवरऑल कोई भी सेक्शन से आप नंबर लेके आइए, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि आपको ओवरऑल आपको पास करना है। तो आप जिसमें भी नंबर ज़्यादा लेके आइए। हिंदी आसान है तो आप उसमें 30 में 30 लेके आ जाइए। जो आपको आसान लगता है, हिंदी आसान है, ईवीएस आसान है, तो आप अच्छा लगता है कि आसान है आपके लिए, तो आप उसमें ज़्यादा स्कोर कर लीजिए, ताकि आपका कोई पेपर में कम भी आएगा तो क्या होगा, आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। और आप उम्मीद कीजिए कि 110 प्लस या 120 प्लस लाने का, क्योंकि आप अच्छा स्कोर से पास करेंगे तो फिर आपका एक अलग बात होता है। तो इसलिए आप हिंदी को भी आप अच्छा से पढ़िए, क्योंकि उसमें भी आपका स्कोर 30 मार्क्स ही है। इसलिए आप सभी क्वेश्चन में, सभी सेक्शन में इक्वल मार्क्स होता है, तो सभी को अच्छा से पढ़ना है, क्योंकि सबका मार्क्स तो मार्क्स होता है ना। आप हिंदी में लेके आइए, चाहे मैथ में लाइए, चाहे ईवीएस या पेडागोजी किसी में भी, सीडीपी। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप लेके आइए, तो आप सभी सेक्शन को पढ़ना पड़ेगा। सीडीपी को भी पढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिक्स को भी पढ़ना पड़ेगा, ईवीएस को भी पढ़ना पड़ेगा, हिंदी इंग्लिश सबको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपको 110 और 120 प्लस आप ला सकेंगे। तो इसलिए आप हिंदी को भी आप इग्नोर नहीं करेंगे कि हिंदी आसान है, नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे, ऐसा कोई बात नहीं। हिंदी में भी नंबर आ गया आपका ज़्यादा, 30 में 30 तो आपको तो अच्छा स्कोर दिला देगा ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन को। देखिए, इस गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो भी क्वेश्चन है। देखिए, आप वीडियो को रोक के आप गद्यांश को पढ़ लेंगे। देखिए, यह ध्यान से सुनिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। हजारों वर्षों से मनुष्य नदी की ओर खींचता चला आया है। हजारों वर्षों से मनुष्य नदी की ओर खींचता चला आया है, केवल इसलिए नहीं कि वह हमारी और हमारे खेतों की प्यास बुझाती है, बल्कि इसलिए भी कि वह हमारी आत्मा को भी तृप्त करती है। संसार को सभी प्रमुख संस्कृतियों का जन्म नदियों की कोख से हुआ है। भारतीय संस्कृति गंगा की देन है। अंत में नदी समुद्र से जा मिलती है। पानी जहाँ से चला था वापस वहीं पहुँच गया। नदी कभी न समाप्त होने वाली एक निरंतर रचना है, एक ऐसी शक्ति जो नित्य पुनर्जीवित होती रहती है। किंतु नदी एक अस्थिर मित्र है। हजारों वर्षों से वर्षा ऋतु में नदी तट के निवासियों को बाढ़ का प्रकोप भी झेलना पड़ता है। नदी का पानी उफन पड़ता है और तटबंधों को
तोड़ता हुआ गांव बहा ले जाता है। तो इस तरह से आपका यह पैसेज था जो बहुत ही अच्छा पैसेज था, एक अच्छा सीख मिलता है इस तरह का पैसेज से। और आप इस पैसेज को आप अच्छा से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको एक बार फिर से अच्छा से पढ़ लेंगे वीडियो को रोक करके। तो क्या होगा, आपको पैसेज को पढ़ेंगे तो फिर आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगा और 9 नंबर आपका आसानी से आप प्राप्त कर लेंगे। चलिए, तो इसका पैसेज का जो क्वेश्चन है देखते हैं उसको। संस्कृति का जन्म कहाँ होता है? तो संस्कृति का जन्म कहाँ होता है? नदियों के किनारे। संस्कृतियों का जन्म कहाँ होता है? नदियों के किनारे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। पैसेज में स्पष्ट लिखा हुआ है, भारतीय संस्कृति डैश की देन है। भारतीय संस्कृति जो है वह किसकी देन है? गंगा की देन है। भारतीय संस्कृति किसकी देन है? गंगा की देन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका, नदी को अस्थिर मित्र क्यों कहा गया है? नदी को अस्थिर मित्र क्यों कहा गया? क्योंकि बाढ़ बनकर नुकसान पहुंचाती है। नदी को अस्थिर मित्र क्यों कहा गया? क्योंकि बाढ़ बनकर जो है नुकसान पहुंचाती है नदी, इसलिए नदी को अस्थिर मित्र कहा गया। चलिए, अगला प्रश्न आपका, नदी क्या नहीं है? नदी क्या नहीं है? अस्थिर मित्र, पुनर्जीवित करने वाली, निरंतर रचना या फिर संस्कृति का उद्गम स्थल। तो नदी क्या नहीं है बोल रहा है, नदी क्या नहीं है? तो नदी क्या है? पुनर्जीवित करने वाले नहीं है। नदी क्या है? पुनर्जीवित करने वाले नहीं है। बाकी आपका क्या? अस्थिर मित्र है, निरंतर रचना है और संस्कृति का उद्गम स्थल भी नदी है। तो नदी क्या नहीं है? तो पुनर्जीवित करने वाली नदी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, गंगा के अनुसार हमारे जीवन में नदी का बहुत महत्व इसलिए है क्योंकि गद्यांश है। गद्यांश के अनुसार हमारे जीवन में नदी का बहुत महत्व इसलिए है क्योंकि जल ही जीवन है। क्योंकि जल ही जीवन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका सही हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार हमारे जीवन में नदी का बहुत महत्व इसलिए है क्योंकि जल ही जीवन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका, मानव नदियों को केवल इसलिए महत्व नहीं देता क्योंकि वह खेतों की सिंचाई में मदद करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। मानव नदियों को केवल इसलिए महत्व नहीं देता क्योंकि वह खेतों की सिंचाई में मदद करती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, पानी कहाँ से चलकर कहाँ पहुँच जाता है? पानी कहाँ से चलकर कहाँ पहुँच जाता है? तो पानी समुंदर से चलकर समुंदर में पहुँच जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। पानी समुंदर से चलकर समुंदर में पहुँच जाता है। चलिए, अगला प्रश्न आपका, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय का प्रयोग हुआ है निरंतर, भारतीय, प्रकोप या फिर तृप्त। तो जो है आपका भारतीय में जो है क्या हुआ? प्रत्यय का शब्द हुआ है। भारतीय में क्या हुआ? प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चलिए, प्रत्यय और उपसर्ग आप जानते हैं, जो बाद में जुड़ता है वो क्या हो गया? प्रत्यय हो गया, और जो पहले जुड़ता है वो क्या होगा? उपसर्ग हो गया। तो प्रत्यय भारतीय क्या हुआ? भारतीय में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यह भारतीय, यह क्या है? यह क्या है? प्रत्यय है यह। अब देखिए, अब 99 नंबर, मित्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? शाखा तो मित्र का पर्यायवाची है। बंधु भी क्या है? मित्र का पर्यायवाची है। अरि क्या है? मित्र का पर्यायवाची नहीं है। तो यह क्या है? नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और संगी भी क्या है? मित्र का पर्यायवाची है। तो आपका यहाँ पर बोल रहा है मित्र का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो अरि क्या है? वो मित्र का पर्यायवाची नहीं है। तो इस तरह से आप 9 क्वेश्चन को आप इस गद्यांश के सहारे, गद्यांश को पढ़कर आप 9 नंबर आप लेके आ जाएंगे। यदि आप गद्यांश को अच्छा से पढ़ लिए तो आपका बहुत आसानी से आप 9 नंबर लेके आ जाएंगे। चलिए, अगला देखते हैं। 100 से लेकर के 105 तक आपका यहाँ पर एक काव्यांश, एक कविता है। एक कविता रहता है, पोएम रहता है, उसको पढ़ के आपको उसका सही उत्तर करना होता है और आपको यहाँ से 6 नंबर मिलेगा। कितना? 6 नंबर। तो कविता से 6 नंबर और गद्यांश से 9 नंबर। इस तरह से आपका 15 नंबर आपको आपके हाथ में है, जो बिल्कुल आसान है। उसके बाद 15 नंबर आपका
पेडागोजी होता है, हिंदी पेडागोजी। और इस तरह से 30 नंबर आपके लिए बहुत ही आसानी से आप लेके आ जाएंगे यदि आप अच्छा से सभी वीडियो को वॉच करते हैं, क्योंकि हम आपके लिए इतना सारा वीडियो अपलोड कर चुके हैं और एग्ज़ाम तक में बहुत सारा और भी वीडियो अपलोड करेंगे। और प्रीवियस ईयर को तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, प्रीवियस ईयर तो इतना करा देंगे कि सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम हॉल में। इसलिए आप प्रीवियस ईयर पर विश्वास कीजिए और प्रीवियस ईयर आपका हर एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत ही रामबाण नुस्खा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर नहीं किए तो फिर आपका बहुत ही दिक्कत हो सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको बहुत सारा आइडिया मिलेगा और इससे बात तो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन तो रिपीट करता भी है। चलिए, तो अगला प्रश्न आपका ये जो आपका 100 से आपका जो 105 तक जो आपका क्वेश्चन रहेगा, यहाँ से एक काव्यांश पूछता है, एक कविता रहता है, उसको पढ़ के आपको आंसर करना था। देखते हैं कविता क्या है। ये जो काव्यांश है, ये पोएम को पढ़ना है, उसका इससे 6 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। चलिए, तो कविता को पढ़ते हैं। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊँ, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊँ। खिले फूल फल, चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताज़ी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगो ले। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फूल लदे हम अपने उपवन हो, अपनी प्रति धरती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो। ये आपका बहुत ही प्यारा कविता है। अब इस कविता को आप अच्छा से 1-2 बार और पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक करके, उसके बाद इसका आंसर करने का कोशिश करेंगे। चलिए, हम इसका आंसर आपको करा देते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन आपका है, यदि लेखक के पास थोड़ी सी धरती होती तो वह क्या नहीं करता। क्या नहीं करता बोल रहा है। यदि लेखक के पास थोड़ी सी धरती होती तो वह क्या नहीं करता। तो क्या नहीं करता, तो नहर बनाना। ऑप्शन नंबर क्या है वो, डी, क्या है वो, नहर बनाना। ये नहर बनाना वह नहीं चाहता, क्योंकि थोड़ा सा ज़मीन में वो नहर कैसे बनाएंगे, नहर बनाएंगे तो उसका ज़मीन ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए बगीचा लगाना ये सही बात है, पेड़ पौधे लगाना सही बात है, खेती करना भी सही बात है, लेकिन नहर लगाना क्या है वो, जब थोड़ा सा ज़मीन जिसके पास है तो वो तो नहर बनाना नहीं चाहेंगे ना। तो नहर, लेखक के पास थोड़ी सी धरती होती तो वह नहर बनाना नहीं चाहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका, कविता में लेखक का किस ओर प्रेम झलकता है। कविता में लेखक का किस ओर प्रेम झलकता है, तो आपका प्रकृति। कविता में लेखक का प्रकृति प्रेम झलकता है। कविता में लेखक का प्रकृति की ओर प्रेम झलकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, प्रकृति की ओर, नेचर। चलिए, अब अगला प्रश्न है आपका, प्रति धरती से आशय है ऐसी ज़मीन। प्रति धरती से आशय है ऐसी ज़मीन, प्रति धरती से क्या मतलब है, क्या अर्थ है प्रति धरती का। तो इसका जो आशय है, इसका जो अर्थ है, जिसे प्रतिवर्ष जोता बोया नो जाता हो। प्रति धरती का मतलब होता है जिसे प्रतिवर्ष जोता बोया नो जाता हो, यानी हर वर्ष जो है उसको जोता नहीं जाता है, उसको बोलते हैं प्रति ज़मीन। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी इसका सही हो जाएगा। प्रति धरती का मतलब होता है जिसे प्रतिवर्ष जोता बोया नो जाता, यानी ना ही उसको जोतता है और ना ही उसमें फसल लगाता है। तो जो जिसमें कभी जुताई नहीं करता हर साल और जो है उसमें कोई भी फसल नहीं बोता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रति ज़मीन। अगला प्रश्न आपका है, फसलों से दहक रही हो, वाक्य में रेखांकित शब्द दहक किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। दहक जो है, ये जो दहक है, दहक जो है रेखांकित शब्द में दहक किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। फसल बोने के अर्थ में, या फिर फसल के पकने के अर्थ में, या फिर फसल के कच्चा होने के अर्थ में, या फिर फसल पर पाला पड़ने के अर्थ में। तो जो है फसलों से दहक रही हो, इस वाक्य में जो रेखांकित शब्द आपका दहक जो है वो किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो ये जो आपका क्या है, फसल के पकने के अर्थ में। ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही हो जाएगा, फसल के पकने के अर्थ में फसल दहक शब्द प्रयोग हुआ है। चलिए, अगला प्रश्न आपका, समूह से भिन्न शब्द। यहाँ जो समूह है इसमें से कौन सा शब्द भिन्न है। छोटी सी खेती, फिर आपका छोटी सी क्यारी, छोटा सा उपवन और फूल फल लदे। तो यहाँ पर जो आपका जो फूल फल लदे है क्या आपका
एक अलग शब्द है, भिन्न है सभी में से। ये चारों में से क्या है, भिन्न क्या है, फूल फल लदे। इसका मतलब कि छोटी सी खेती, छोटा सा उपवन, छोटी सी क्यारी, ये सभी क्या है, एक जैसा शब्द है, ये समानार्थी शब्द है। लेकिन यहाँ पे क्या है, फूल फल लदे, ये क्या है, एक दूसरे से भिन्न है, अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न आपका है 105 नंबर क्वेश्चन आपका है, समान लयात्मक शब्द नहीं है। समान लयात्मक शब्द कौन नहीं है? महक, लहक, दहक और लहर। तो जो है समान लयात्मक शब्द नहीं है तो वह कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी है जो आपका लहर। क्या है? लहर। ऑप्शन नंबर डी क्या है? वो समान लयात्मक शब्द नहीं है। लहर क्या है? वो समान लयात्मक शब्द नहीं, यानी इसको बोलने में थोड़ा सा टोन क्या होता है, चेंज हो जाता है। यानी महक, देखिए महक एक जैसा है, महक, लहक, दहक, ये सभी क्या है, लयात्मक शब्द है। बाकी लहर क्या है, लहर के लिए साउंड क्या होता है, अलग होता है। ये तीनों क्या है, महक, लहक और दहक, ये क्या है, लयात्मक शब्द है, जबकि लहर क्या है, लहर अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, अब पेडागोजी आपका यहाँ से, अब जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये क्या है आपका, यहाँ से पेडागोजी शुरू हो गया आपका। अब 15 पेडागोजी आपको जो समझने वाला होता है, आपको समझ के आंसर करना होता है। बाकी तो पैसेजर कविता सबका ये 15 नंबर आपका आ जाएगा। इस तरह इधर जो 15 नंबर का जो पेडागोजी है, हिंदी पेडागोजी, उसको समझना होता है और अच्छा से आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारा प्रीवियस ईयर, तो आपको बहुत हद तक आप सही कर पाएंगे। चलिए शिक्षार्थी अपनी बुनियादी पठन कुशलताओं का निर्माण कर सके, इसके लिए एक शिक्षक द्वारा जो है किस तरह का शिक्षार्थियों को मदद करने की ज़रूरत है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। वैयक्तिक और विभेदित अनुदेशन के साथ शिक्षार्थी अपनी बुनियादी पठन कुशलताओं का निर्माण कर सके, इसके लिए एक शिक्षक द्वारा क्या करना चाहिए? एक शिक्षक द्वारा वैयक्तिक और विभेदित अनुदेशन के साथ शिक्षार्थियों को मदद करने की ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, कक्षा 2 की शिक्षिका मुद्रित विषय सामग्री में परिचित शब्दों की सटीक और निपुणता भरी पहचान की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। तो यह शब्द क्या है? यह शब्द क्या है? 107 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर्वाधिक प्रयुक्त साइट वर्ड्स होने वाले शब्द। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। कक्षा 2 की शिक्षिका मुद्रित विषय सामग्री में परिचित शब्दों की सटीक और निपुणता भरी पहचान की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। यह शब्द क्या है? सर्वाधिक प्रयुक्त साइट वर्ड्स होने वाले शब्द। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। सर्वाधिक प्रयुक्त जो है वो शब्द है उसके वो साइट वर्ड्स होने वाले शब्द। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 108 नंबर क्वेश्चन। 108 नंबर क्वेश्चन आपका है, अब क्वेश्चन नंबर आपका 108 नंबर क्वेश्चन है, एक से अधिक भाषा का ज्ञान। एक से अधिक भाषा का ज्ञान, एक से अधिक भाषा का ज्ञान क्या है? भाषा कक्षा में शिक्षक के ऊपर एक बोझ बन जाता है, या नवीन कक्ष में सीखते समय विद्यार्थी को उसके समरूपण करता है, या फिर नवीन भाषा के सिखाने में मदद करता है, या फिर चौथा आपका नवीन भाषा सीखने में हस्तक्षेप करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक से अधिक भाषा का ज्ञान जो है आपका क्या होता है? आपको नवीन भाषा के सीखने सिखाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, एक से अधिक भाषा का ज्ञान नवीन भाषा के सीखने सिखाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 109 नंबर क्वेश्चन आपका है, एक शिक्षिका कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से एक छोटे अनुच्छेद को समझ के साथ पढ़ने और गहराई से उसका परीक्षण करने के लिए कहती है। तो साथ ही वे आवश्यकतानुसार शिक्षार्थियों की आधारभूत मदद भी करती है। तो यह क्या है? यह जो है वह किसका अभ्यास कर रही है? विस्तृत पठन, पहली पठन, गहन पठन या फिर सहयोगी पठन। तो इस तरह का जो सवाल है कि आपका एक शिक्षिका कक्षा 4 के विद्यार्थियों से एक छोटे अनुच्छेद को समझ के साथ पढ़ने और गहराई से उसका परीक्षण करने के लिए कहती है। तो साथ ही वो एक जो है आवश्यकता अनुसार विद्यार्थियों की आधारभूत मदद भी करती है। तो वह जो है आपका
गहन पठन का अभ्यास करती है, वह गहन पठन का अध्ययन करती है, यानी डीपली स्टडी करती है। डीपली स्टडी का मतलब हो गया गहन पठन, डीपली स्टडी का मतलब अभ्यास करती है, रिवीजन करती है। तो अब गहन पठन का अभ्यास करती है, कर रही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है, भाषा शिक्षण के लिए एक वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए सफलतापूर्वक भाषा से परिचित होने में विद्यार्थियों की मदद करने वाली पद्धति क्या कहलाती है? तो वह जो क्या कहलाती है, स्थितिपरक भाषा शिक्षण पद्धति। स्थितिपरक भाषा शिक्षण पद्धति ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। भाषा शिक्षण के लिए एक वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए सरलतापूर्वक भाषा से परिचित होने में जो विद्यार्थियों की मदद करने वाली पद्धति क्या कहलाते हैं? स्थितिपरक भाषा शिक्षण पद्धति ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न आपका 111 नंबर क्वेश्चन आपका, पठन पूर्व कार्य होते हैं। पठन पूर्व कार्य क्या होते हैं? विद्यार्थियों को पठन पूर्व कार्य जो है वह विद्यार्थियों को पाठ्य वस्तु में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। पठन पूर्व कार्य शिक्षार्थियों को पाठ्य वस्तु में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए। तो विद्यार्थी और शिक्षार्थी उसी को बोलता है। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 112 नंबर, प्रथम भाषा अर्जन में निम्नलिखित में से क्या चरण होते हैं? प्रथम भाषा अर्जन में निम्नलिखित चरण होते हैं, तो क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। जो प्रथम भाषा अर्जन में निम्नलिखित चरण क्या क्या होते हैं? कूकना, बबलाना, समग्र बोधि अथवा समग्र बोधि अवस्था, दो शब्दीय अवस्था, तार शैली, वाक। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी इसका सही हो जाएगा। कूकना, बबलाना, समग्र बोधि अवस्था, जैसे दो शब्दीय अवस्था, तार शैली, ये सब क्या है? वाक क्या है? वो भाषा प्रथम भाषा अर्जन का चरण है। चलिए तो अगला प्रश्न आपका 113 नंबर क्वेश्चन आपका है, इस उपागम में व्याकरणिक संरचना तथा एकल शब्दों की बजाय अर्थ एवं भाषा को उसकी पूर्णता में देखना शामिल है। तो किस में शामिल है? अधोगामी उपागम। ऑप्शन नंबर ए अधोगामी उपागम। इस उपागम में व्याकरणिक संरचना तथा एकल शब्दों की बजाय अर्थ एवं भाषा को उसकी पूर्णता में देखना शामिल है। किसमें? अधोगामी उपागम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, एक शिक्षक डैश के माध्यम से अपने विद्यार्थियों के खराब अंकों के कारणों को जानने के लिए एक परीक्षण तैयार करता है। तो क्या करता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, निदानात्मक परीक्षण। एक शिक्षक निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से अपने शिक्षार्थियों के खराब अंकों के कारणों को जानने के लिए एक परीक्षण तैयार करता है। उस परीक्षण का नाम क्या है? निदानात्मक परीक्षण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, एक बच्चा जोड़े में और समूह में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है लेकिन लिखित परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ले पाता, तो एक शिक्षक के रूप में आप जो है शिक्षार्थी की मदद कर सकते हैं। किस रूप में? तो जो है आप एक शिक्षक होने के नाते आप किस तरह से उसको मदद करेंगे? तो आप क्या करेंगे? उसकी सामाजिक अंतःक्रिया की प्रशंसा करते हुए। ऑप्शन ए हो जाएगा, उसकी सामाजिक अंतःक्रिया की प्रशंसा करते हुए आप शिक्षार्थियों की मदद कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका है, द जंगल बुक के मुख्य पात्र मोगली की भाषा में कमी थी क्योंकि मानव संपर्क से विलग उसका पालन पोषण हुआ था। यह साक्ष्य भाषा विकास के किस पक्ष का समर्थन करता है? तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? एक सही आयु में बच्चे के पास भाषा परिवेश का अभाव। द जंगल बुक के मुख्य पात्र जो है मोगली की भाषा में कमी थी क्योंकि मानव संपर्क से विलग उसका पालन पोषण हुआ था। और यह साक्ष्य भाषा विकास के किस पक्ष का समर्थन करता है? तो एक सही आयु में बच्चे के पास भाषा परिवेश का अभाव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका
अर्थ क्रियात्मक जिसको प्रैग्मैटिक्स कहते हैं। अर्थ क्रियात्मक डैश की ओर संकेत करता है। अर्थ क्रियात्मक जो है किसकी ओर संकेत करता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका भाषा के सामाजिक नियम की ओर। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अर्थ क्रियात्मकता भाषा के सामाजिक नियम की ओर संकेत करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 118 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका कविता में एक आकलन तत्व के रूप में समर्थन नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका कविता में एक आकलन तत्व के रूप में समर्थन नहीं किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका व्याकरण। क्या हो जाएगा? व्याकरण। व्याकरण का जो है वो एक आकलन के तत्व के रूप में समर्थन नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 119। कौन सी पद्धति मातृभाषा में पहले से अर्जित भाषा कौशलों के उपयोग के माध्यम से लक्ष्य भाषा सीखने में प्रवाहपूर्णता एवं सटीकता के विकास एवं उपलब्धि का समर्थन करती है? तो वो क्या हो जाएगा? व्याकरण अनुवाद पद्धति। व्याकरण अनुवाद पद्धति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। व्याकरण अनुवाद पद्धति जो है वह क्या हुआ? मातृभाषा में पहले से अर्जित भाषा कौशलों के उपयोग के माध्यम से लक्ष्य भाषा सीखने में प्रवाहपूर्णता एवं सटीकता के विकास एवं उपलब्धि का समर्थन करती है। वह पद्धति क्या है? व्याकरण अनुवाद पद्धति। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए तो आज का ये सेट का लास्ट क्वेश्चन आपका है 120 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा डिस्ग्राफिया एक प्रकार की भाषा अक्षमता के बारे में सत्य नहीं है? ठीक है, डिस्ग्राफिया एक प्रकार का भाषा अक्षमता के बारे में सत्य नहीं है। तो यह क्या है? यह सीखने वाले की संगतपूर्ण लेखन क्षमता को प्रभावित करता है। यह कागज़ पर अक्षर, अंक या शब्द लिखने में बाधा उत्पन्न करता है, या फिर यह सकल मोटर कौशल और तार्किक चिंतन को प्रभावित करता है, या फिर यह खराब वर्तनी, बिगड़ी हुई लिखावट को बढ़ावा देता है। तो जो डिस्ग्राफिया जो है एक प्रकार का भाषा अक्षमता है, तो वह कौन सा जो स्टेटमेंट वह सत्य नहीं है? डिस्ग्राफिया से संबंधित यह स्टेटमेंट दिया है वह कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 120 का सी हो जाएगा। यह सकल मोटर कौशल और तार्किक चिंतन को प्रभावित करता है, यह बात क्या है? वो गलत है। यह आपका यह स्टेटमेंट सत्य नहीं है। बाकी यह सीखने वाले की संगतपूर्ण लेखन क्षमता को प्रभावित करता है, यह सही कथन है। फिर आपका यह कागज़ पर अक्षर, अंक या शब्द लिखने में बाधा उत्पन्न करता है, यह भी आपका सही आपका स्टेटमेंट है। फिर आपका यह खराब वर्तनी, बिगड़ी हुई लिखावट को बढ़ावा देता है, यह भी क्या है? सही है। तो डिस्ग्राफिया जो है वो क्या क्या होता है? डिस्ग्राफिया से संबंधित क्या क्या अक्षमता के बारे में सत्य है? तो डिस्ग्राफिया क्या एक प्रकार का अक्षमता है, इन डिसेबिलिटी है। डिस्ग्राफिया क्या है? एक प्रकार का डिसेबिलिटी है, वो जो कि उसके बारे में जो सत्य है तो वह सीखने वाले की संगतपूर्ण लेखन क्षमता को प्रभावित करता है, यह सत्य है। यह कागज़ पर अक्षर या अंक या शब्द लिखने में बाधा उत्पन्न करता है, यह भी सत्य है। यह खराब वर्तनी, बिगड़ी हुई लिखावट को बढ़ावा देता है, यह भी सत्य है। तो कौन सत्य नहीं है? यह सकल मोटर कौशल और तार्किक चिंतन को प्रभावित करता है, यह आपला सत्य नहीं है, इसलिए इसका नहीं है पूछा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस सेट में हिंदी का जो आपका सेट था सीटेट का, तो उसमें आप 30 क्वेश्चन को आप लोगों ने देखा। जो 11 जनवरी 2023 के एग्ज़ाम में यह प्रश्न पूछा गया था पेपर 1 के एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन जो सीटेट के लिए हिंदी का हम लोगों ने देखा। तो आप नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए और भी सेट को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।